हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी क्लब पर। आज की क्लास फिर से एक पंक्ति से स्टार्ट करते हैं। एक पंक्ति कुछ इस तरीके से है कि कुछ लोगों का कहना होता है कि सफलता तो किस्मत से मिलती है, बट आज हम किस्मत से भी कह देते हैं, ए किस्मत तुझसे सफलता मिलती होती तो बचपन में ही मिल जाती। अब नहीं है मुझे तेरे रहमो करम की जरूरत। ए किस्मत तुझसे सफलता मिलती होती तो बचपन में ही मिल जाती। अब नहीं है मुझे तेरे रहमो करम की जरूरत। अब तो लड़खड़ाता सा चलने लगा हूँ। अब तो लड़खड़ाता सा चलने लगा हूँ। इरादों में वो हौसला लेके कि तू भी कहे ए किस्मत तेरे लिए ही बनी है ये सफलता। चले, आप लोग पंक्ति के बारे में कमेंट जरूर किया करें कि आपको ये पंक्ति कैसी लगी और कुछ सुझाव दिया करें चीज़ों के बारे में, तब अच्छा लगता है आपको भी और हमको भी। तो मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे मैथ की क्लास में लास्ट टाइम पर आपने जो शॉर्टकट पढ़ा था वो मल्टीप्लाई का पढ़ा था और आपका नंबर ऑफ जीरोज। एक मैंने क्वेश्चन भी दिया था, कुछ लोगों ने उसका आंसर भी किया था। ठीक है, अच्छी बात है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पूरा रहेगा डिवीजन पे बेस्ड, यानी कि भाग पे बेस्ड। भाग आप जानते हैं, छोटी छोटी क्लासों से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ बेसिक। जिस संख्या में हम भाग देते हैं, जनरली आपने देखा होगा कई बार ऐसे भी भाग दिखाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि x डिवाइड बाई y। इसका मतलब क्या होता है कि हम x में भाग दे रहे हैं किससे, y से। या तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कई बार ऐसे भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर x लिख दिया गया, यहाँ पर y, और यहाँ पर जब भाग देते हैं तो यहाँ पे कुछ आता है और यहाँ पे कुछ शेष बचता है। तो देखिए, जो शेष बचता है अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा y की जगह पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा आता है भाज्य। जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक। तो जिससे भाग देते हैं उसे भाजक, जिसमें देते हैं उसे भाज्य। जितनी बार भाग जाता है उसे क्या कहते हैं हम, भागफल। और जो भी हमें बच जाए उसे हम कहते हैं शेष। अब कुछ लोगों को समस्या होती है हिंदी इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश नाम में बता देता हूँ। देखिए, इसका मतलब होता है डिवाइजर, इसका मतलब होता है डिवाइडेंड, और ये होता है आपका कोशेंट, और ये होता है आपका रिमाइंडर। तो ये नाम होते हैं। फिर आपको पता होगा, देखिए होता क्या है, इन चारों में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन आता कैसे है, तो मैं एक छोटा सा भाग लेके आपको बताता हूँ। बाय द वे, मान लीजिए आपने संख्या है 4, 23 में आपने इसमें भाग किया है। 4 से जब भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, और यहाँ पे हमारा बच जाता है 23। तो देखिए है क्या, जिससे हमने भाग दिया वो हमारा डिवाइजर यानी कि भाजक। जितनी बार भाग गया वो हमारा कोशेंट यानी कि भागफल। जितना बच गया वो शेषफल यानी कि रिमाइंडर। और ये हमारा क्या है, भाज्य, जिसमें हमने भाग दिया। तो होता क्या है जनरली कि इसमें आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें आप इसे ऐड कर दीजिए, तो ये वाली संख्या दोबारा से हमें मिल जाती है। कहने का मतलब ये रहा कि अगर हमने जिस संख्या में भाग दिया है, जिसे हम भाज्य कहते हैं, अगर वो संख्या हमें 6 है तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। या तो वो याद कर लो कि भाई भाज्य बराबर रहता है, भाज्य बराबर क्या लिखते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। या तो ये याद कर लीजिए, या फिर अगर आपको याद रहने की जरूरत नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं है इसकी। वैसे इसमें आप इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें ऐड, ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, कैसे भी कर सकते हैं आप। तो ये डिवाइजर, ये डिवाइडेंड, ये भागफल हमारा, और ये रिमाइंडर। मैं इनको जनरली आपको इसे मैं लिखता हूँ dv, इसे मैं लिखता हूँ ds, और इसे मैं लिख देता हूँ q, और इसे लिख देता हूँ मैं r, जिससे बार बार मुझे पूरा नाम ना लिखना पड़े। ध्यान रखिएगा, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिवाइडेंड है, ये हमारा कोशेंट है, ये हमारा रिमाइंडर है। ये थ्योरम होते हैं, यानी कि इनके बीच में एक रिलेशन होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, इसकी जरूरत पड़ने का एक कारण क्या है, हमें इसमें कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और आते ही हैं, एक आध क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है इससे, या फिर इससे कुछ रिलेटेड अच्छी प्रॉब्लम्स होती हैं क्वेश्चन में, वो बना दिए जाते हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो
तीन डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे किसी ना किसी तरीके से, तीन डेटा आपको गिवन होंगे, क्योंकि इसमें कितने डेटा हैं, 1 2 3 और 4। तीन डेटा आपको किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन में दिया गया होता है, फिर उनको अरेंज करके आपको उस क्वेश्चन का क्या करना होता है, आंसर। जैसे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो सीढ़ी होती है वो डायरेक्ट तो चढ़ नहीं जाते, एक एक स्टेप से बात करते हैं, और खासकर बेसिक से लेके टॉप तक जाते हैं चीज़ों में। तो जिनको आती है बहुत अच्छी बात है, वो थोड़ा सा वीडियो को आगे करके देख सकते हैं, बाकी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो। देख, जैसे मैंने कहा कि कोई संख्या है जिसका भाजक मैंने आपको बताया 5 है, भागफल आपको मैंने बता दिया 6 है, भाज्य मैंने आपको बताया मान लीजिए कि 43 है, भाजक दे दिया, भागफल दे दिया, भाज्य दे दिया 43, और मैं आपसे पूछता हूं कि रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि शेषफल क्या होगा। तो ये तो सीधा क्वेश्चन है, आपको पता है भाजक बड़े भागफल प्लस शेषफल, है ना, और भाज्य कितना दे रखा है 43, तो आप रिमाइंडर थ्योरम में रख सकते हैं, यानी कि इस रिलेशन में रख सकते हैं आपका। तो भाजक यानी कि भाज्य कितना है 43, भाजक कितना है 5, भागफल कितना है 6, शेषफल कितना है, तो शेषफल पूछा गया हमसे रिमाइंडर, तो ये आएगा 30 और ये 43, तो इधर आएगा तो 13, तो शेष कितना बचेगा हमारा 13, यही आंसर होगा। बताइए भैया, जैसे भाज्य मैंने कितना दिया 43, भागफल कितना था 6, भाजक कितना था 5, शेषफल कितना आ गया 13। अब बात ये आती है कि क्या ये क्वेश्चन सही है? अच्छा, सही नहीं है तो क्यों नहीं है? मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को इस तरह रखा क्योंकि मुझे एक रिलेशन और बताना है। रिलेशन क्या बताना है मुझे, वो समझिएगा कि हमने देखा कि शेषफल हमारा 13 बचा और भाग लेने वाली संख्या 5 थी, तो क्या 5 से आगे भाग नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता था भाई। तो इसका मतलब समस्या क्या रही कि जो शेष भाजक है ना, भाजक, वो भाजक जो होगा वो शेषफल से हमेशा ही क्या होता है, बड़ा होता है, या बड़ा होता है या छोटा होता है। क्या कहेंगे आप कि भाजक यहाँ कौन बड़ा है 13, लेकिन अगर ये बड़ा होता तो इसमें भाग चला जाता। तो हमेशा ही हम ये कह सकते हैं कि जो भाजक है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, भाजक हमेशा ही शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाजक हमेशा ही शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है। अब मैं आपसे कहूं कि भाजक अगर मैं दे देता हूं 33, सब कुछ यहीं की नहीं सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 33 और यहाँ पे फिर कितना रखोगे 3, तो अब सही है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भाजक हमेशा शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। अगर छोटा हो गया तो फिर भाग चला जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं? जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन है हमारा इस बार, मैंने आपसे पूछा है कि भाज्य कितना होगा, और जो डेटा दिया गया है वो ये है। भाजक है आपका मान लीजिए 13, भागफल है आपका मान लीजिए 10, और मैंने कहा शेषफल है आपका 15। तो फिर से क्या ये क्वेश्चन सही है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी सर आपने बताया कि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होना चाहिए, तो शेषफल आप छोटा कीजिए, तो मैंने कर दिया शेषफल चलो 5 है, ठीक है, तुम्हारी बात मैंने मान ली। तो भाज्य मुझे बताना है, यानी कि वो संख्या बतानी है कि ऐसी संख्या कौन सी होगी जिसमें 13 से अगर भाग दें, भागफल अगर 10 बचे और शेषफल कितना बचे 5, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 135। यानी कि वो संख्या कौन सी होगी 135, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जो हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही है चैनल पे, वो रीजनिंग की क्लास नहीं देखते हैं। मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मानिएगा, और नहीं अच्छा लगता है तो छोड़िए, क्योंकि जो चीज़ें समझ में आती हैं वो रखो, और नहीं तो आगे बढ़ो। बहुत सी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, जरूरी नहीं है हर बात समझ में आ ही जाए। फिर भी मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। कुछ लोग क्या करते हैं, मैथ की क्लास तो देखते हैं बट रीजनिंग की क्लास नहीं देखते हैं। मैं आपको एक सलाह दूँ कि देखिए,
रीजनिंग में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जितना स्कोर किया जा सकता है वो मैथ में कभी नहीं किया जा सकता। अगर किया भी जा सकता है तो उसमें टाइम लगता है, जबकि रीजनिंग में टाइम नहीं लगता। हाँ, अगर रीजनिंग आपको पूर्ण रूप से आती है, 100% रीजनिंग के क्वेश्चन आप कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आपने 50 क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया है और रीजनिंग में अगर 40 क्वेश्चन भी कर लिए, कोई बड़ी बात नहीं कर लिया आप लोगों को क्या करना है, 50 में से कम 48 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीटली सही होने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन पाएंगे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, मेरी थोड़ा सा सुझाव है आपके लिए। अगर अच्छा लगे तो मानिएगा जरूर। रीजनिंग की क्लास बहुत जरूरी है। अगर आपको चीजें नहीं आती, आप 50 में 40 क्वेश्चन करके सही खुश रहते हैं, वो गलत बात है। 50 में से जब तक 48 सही नहीं होते तब तक प्रॉब्लम है। तो इसलिए मेरा सुझाव यही है कि आप लोग दोनों क्लास पूरी देखा करो, पूरी वीडियो देखा करें। ये नहीं कि थोड़ी देखिए फिर बंद कर दे, देखें तो पूरी देखें, वरना नहीं देखें। और क्वेश्चंस के आंसर जरूर किया कीजिए कमेंट में। ओके, चलिए खैर, बाकी तो अपनी इच्छा है, इंसान वही करता है जो उसकी इच्छाएं होती हैं। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। यदि किसी संख्या में 27 से भाग किया जाए, 27 से भाग किया जाए तथा भागफल 20 प्राप्त हो तथा शेष 21 प्राप्त हो, तो वह संख्या कौन सी है? अब देखिए एक बात बताइए, वही क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ा सा अरेंज कर दिया गया। जिससे भाग देते हैं उसे भाजक, जो मिलता है वो भागफल, और जो प्राप्त बचता है वो हमारा भाग शेषफल। सबको जोड़ दिया, 27 दूनी 54, 540 प्लस 21, आंसर इज दिस 561। यानी कि वो संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी 561। तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो ये सिंपल क्वेश्चन तो हम आसानी से कर सकते हैं, जिसमें 3 डेटा हमें दिया जाएगा और एक डेटा हमें जनरली उसमें पूछा जाता है। अब इन्हीं से कुछ रिलेशंस बना के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं कहूं आपसे कि यदि किसी संख्या को भाग देते समय, भाजक भागफल का 5/3 गुना हो, 5/3 गुना हो तथा शेषफल का 3/2 गुना हो तथा शेषफल का 3/2 गुना हो, और यदि शेषफल 27 प्राप्त हो, और यदि शेषफल 27 प्राप्त हो, तो वह संख्या कौन सी होगी? तो देखिए, पहले तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन थोड़ी बहुत एरर है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई अभी कि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। वो आपको खुद से देखना है कि इस क्वेश्चन में एरर तो नहीं। मैं थोड़ा स्टार्टिंग में क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा माइंड से सोचना पड़े। यदि किसी संख्या को भाग देते समय जो भाजक है वो भागफल का कितने गुना है ये बताइए। तो 5/3 गुना आप कहेंगे, मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप कहते हैं कि यही भाजक जो है वो शेषफल का कितने गुना है? मैंने बोला 3/2। अब जब एक बात बताइए, आप यहाँ पे 27 रखेंगे और 27 आपने रखा है यहाँ पे, और भाजक आपको पता करना है, तो 27 तो इससे कैंसिल हो जाएगा। मान लो 26 था यहाँ पे, तो 13 दिया क्या आ जाएगा 39। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पे मैंने कहा कि शेषफल 26 है, थोड़ा सा अरेंज कर लेते क्योंकि वो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप 26 जैसे ही रखोगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 13 और 13 कितना आ जाएगा 39। तो सब कुछ सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
ये रिलेशन दिया हुआ था भाजक भागफल का 5/3 गुना है तथा शेषफल का 3/2 गुना है, पूरा मैंने लिख दिया। शेषफल दे रखा है आपको 26, पूछा है वो संख्या कौन सी होगी। तो देखिए एक बात बताइए, शेषफल अगर 26 है आपका, शेषफल यहाँ पर मैंने रखा 26 इससे कैंसिल, 13 और 13 दिया, यानी कि जो भाजक आ गया वो हमारा कितना आ गया, 13 दिया 39। क्लियर है। अच्छा भागफल कितना आएगा, तो भागफल जो आएगा वो कहाँ से आएगा, देखिए एक बात समझिए, या तो इन दोनों को अरेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो भागफल आने वाला है, इन दोनों को अगर मैं बराबर रख दूं, तो जो भागफल आने वाला है हमारा वो कितना आने वाला है, भागफल गुणे 5/3 बराबर शेषफल गुणे 3/2। 13 से कैंसिल आउट हो गया, 13 से कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अभी डेटा थोड़ा सा डिटरमाइन नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा सा पॉइंट में आएगा फिर भागफल, बट ठीक है पॉइंट में भी आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो करने से मतलब है, ठीक है कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो 13 ये कितना हो जाएगा, 3 के 9, 13 नंबर कितने हो जाएंगे आपके 117 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5, थोड़ा कर लीजिएगा, 13 दिया 39 दिया, ठीक है, या फिर 3 दिया 9 और 13 नंबर कितना हो जाएगा 117, 5 इधर चला जाएगा। तो जो भागफल आने वाला है हमारा वो कितना आने वाला है, 5 से आप डिवाइड कर लें इसे, तो 5 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, आगे तक भाग चलता चला जाएगा, फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। हमें वो संख्या अगर बतानी है कि वो संख्या कौन सी होगी, तो देखो बहुत आसान है, सब कुछ प्राप्त है आपके पास। भाजक कितना है 39, भागफल कितना है आपका 117/5 प्लस शेषफल कितना है आपका 26। ये वैल्यू सॉल्व कर लीजिए और वो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी संख्या। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे करने होते हैं, रिलेशन का यूज करके वहां से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। पूरा आंसर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा इस बार मैंने जो दिया है वो पॉइंट में आया है, तो ठीक है, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि वहां जो डेटा होता है उसमें कोई पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा, अभी आपको बाद में करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये तो हमारा एक रिलेशन था जो कि हमारे चारों जो पार्ट रहते हैं भाग के उनके बीच होता है। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं, तो अब हेडिंग लगा लीजिए डिवीजन थ्योरम, यानी कि भाग प्रमेय। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन थ्योरम, जो कि भाग प्रमेय होगी। उस भाग प्रमेय से ही क्वेश्चंस आजकल के एग्जाम में आते हैं, भाग से कम आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। डिवीजन थ्योरम यानी कि भाग प्रमेय। तो डिवीजन थ्योरम में टाइप वाइज बात करेंगे हम, टाइप 1 के जो क्वेश्चन रहेंगे वो किस टाइप के रहेंगे। डिवीजन थ्योरम में मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक बात बताइए आप पहले, अगर मैं आपसे कहूँ टाइप 1 टाइप क्वेश्चन है ये, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी संख्या में आपने 45 से भाग दिया है, पता नहीं वो कौन सी संख्या है, डजंट मैटर कि वो कौन सी संख्या है, उसी का यूज होगा जो मैंने अभी आपको बताया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, वो बात भी माइंड में हमेशा रखनी है, वो इंपॉर्टेंट करके मैंने डब्बे में बंद नहीं किया था। 45 से मैंने किसी संख्या में भाग दिया, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या थी, मुझे ये भी नहीं पता कि भागफल कितना आया, बट मुझे ये पता है कि शेषफल मेरा आ गया है 43। कोई भी संख्या हो सकती है, शेषफल मेरा 43 आ गया। अगर मैं आपसे कहता कि इसी संख्या में, ये जो संख्या है, इसी संख्या में मैं 45 से भाग ना करके 15 से भाग करता, अच्छा 15 जो है 45 का क्या है, गुणज या मल्टीप्लाई या गुणनखंड, यानी कि तो ये है इसका गुणनखंड, ठीक है, ये है इसका क्या, गुणनखंड। और ये हमेशा रहता ही है, अगर गुणनखंड नहीं होगा तो हम कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो अगर ये इसका गुणनखंड है और इसी संख्या में भाग करता, तो क्या कभी शेषफल 43 बच जाता, नहीं बचता। और जो संख्या 45 से भाग हुई तो वो 15 से तो होगी, तो शेषफल कभी 43 नहीं बच सकता था। क्यों नहीं बच सकता था, मैंने अभी आपको बताया था कि जो भाजक है वो शेषफल से हमेशा कैसा रहता है, बड़ा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, यदि किसी संख्या में 45 से भाग दिया जाए तो शेषफल 43 बचता है, यदि उसी संख्या को 15 से भाग किया जाता तो शेषफल क्या बचता है। तो हम क्या कर देते हैं, फर्दर इस शेषफल को 15 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये शेषफल कभी बच नहीं सकता है। 15 दूनी 30, तो रिमाइंडर, तो 15 से जब डिवाइड किया तो यहाँ पर 30 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया, 13। तो कहने का सेंस ये रहा कि ये जो संख्या रहनी चाहिए इसका गुणनखंड होना चाहिए।
अगर हमने संख्या में भाग दिया तो शेषफल 43 बचा था, लेकिन 15 से डिवाइड करने पे क्योंकि इसका गुणनखंड है तो कभी भी 43 नहीं बच सकता, तो 15 से हम आगे कंटिन्यू करके शेषफल बता देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है आपकी जैसे 47, और 47 में आपने भाग दिया है जैसे 15 से। 15 से जब आप भाग देंगे, या फिर मैं अभी ले लेता हूँ 18 से मैंने मान लो भाग दिया है, तो 18 से अगर मैं 47 में भाग करता तो शेषफल कितना बचता? तो 18 दूनी 36। आप कहते सर शेषफल बच जाता 1 और 1 11 बच जाता। लेकिन अगर मैं कहता कि आप इसमें 18 से भाग ना देके 6 से भाग दो, 6 से जब आप भाग दोगे तो 6 7 42, कितना शेष बचेगा? 5। तो उसको डिवाइड करने की बजाय, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, तो हम एक काम कर देते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6 एकम 6, कितना शेष बचेगा? 5। आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये गुणनखंड होना चाहिए। अगर गुणनखंड नहीं होगा तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो पूछा भी नहीं जाएगा आपसे एग्जाम में। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी तरीके का। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हमसे। देखिए, मैंने कहा यदि किसी संख्या को 54 से भाग किया जाए, 54 से भाग किया जाए तो शेषफल 41 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 9 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? तो देखो है क्या कि 54 का ये क्या है? गुणनखंड। और ये अगर इसका गुणनखंड है तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो संख्या इससे भाग हो जाएगी वो इससे भी होगी, लेकिन कभी शेष 41 नहीं बचेगा तो हम क्या कर देते हैं? 41 को और भाग दे देते हैं फर्दर, तो 9 चौके 36, कितना शेष बच गया हमारा? 5। यही हमारा क्या है आंसर। क्लियर? बहुत आसान है, बट ये ध्यान रखना कि इसका गुणनखंड होना चाहिए, वरना क्वेश्चन भी नहीं बनेगा आपके लिए। तो ये टाइप 1 था डिवीजन थ्योरम में। टाइप सेकंड हम पढ़ लेते हैं। टाइप सेकंड में देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, क्या लॉजिक है डिवीजन थ्योरम का। हम भाग करना सीख रहे हैं अलग अलग तरीके से। टाइप सेकंड देखिए, टाइप सेकंड की अगर बात करें तो देखिए एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या है 27, आपने इसको 5 से भाग किया तो शेषफल कितना बचेगा? 2 ही तो बचेगा। ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 27 को मैं अगर ऐसे तोड़ दूं 25 + 2 और अब मैं ऐसे भाग करूं तो ये संख्या तो 5 से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर कोई शेष बचेगा नहीं। यहाँ पर केवल कितना शेष बच जाएगा? 2 से डिवाइड, ये 5 से डिवाइड होगी नहीं, तो यही हमारा 2 बचेगा। तो शेषफल टोटल फाइनली कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। आप कहेंगे ठीक है सर। मैंने कहा कि ठीक है, तो आपको अगर इतनी बात समझ में आई तो जरा बताइए, मैंने अगर लिखा 17 + 18 + 19, ये पूरी संख्या है और इस पूरी संख्या को मैं डिवाइड करना चाहता हूं 7 से, तो शेष कितना बचेगा? आप कहेंगे कि सर इन सबको जोड़ लो और जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड कर दो, जो शेष बचेगा वो सर। ठीक है, मैं भी कर देता हूं अभी के लिए। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 52, 52 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे? 53। 53 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष जो बचने वाला है 7 7 49, शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा? 4 बचेगा। आप यही कहें। ठीक, आप इस थ्योरम को डिवीजन थ्योरम भी कह सकते हैं या फिर आप इसे रिमाइंडर थ्योरम भी कह सकते हैं। इसमें मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं बार बार। किसकी बात कर रहे हैं? रिमाइंडर की। तो आप ज्यादा बेटर रहेगा रिमाइंडर थ्योरम डालना, टाइप अलग कर लें इसे। वो डिवीजन थ्योरम थी इससे पहले, ये रिमाइंडर थ्योरम हो जाएगी। शेष बचा 4। आपने किया ऐसे, लेकिन मैं क्या करता हूँ? जोड़ता ही नहीं, मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ अलग अलग, जो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना बचेगा? 3। मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर? 5। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 3, 7 दूनी 14 4 और 7 दूनी 14 5। 3 और 4 7 और 5 12। अच्छा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 मिनट, 9 और 8 17, 17 और 7 कितने हो गए थे? 17 और 7, ये सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया।
यहाँ पर 54 आएगा और यहाँ पर शेष बचेगा 5, आप जोड़ेंगे तो 17 दूनी 34, 17 51, 51 और 54, हाँ सही, ठीक। वो लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी। तो जब आप करेंगे यहाँ से तो देखो हमने 3 यहाँ पे लिया, 4 यहाँ पे लिया और 5 यहाँ पे लिया, फाइनल रिमाइंडर कितना बचेगा? तो देखो एक बात बताओ, अब मैंने अलग अलग रिमाइंडर लिख दी तो 3 और 4 7 और 5 12, आप कहेंगे 7 को तो और उड़ा दो, 7 से डिवाइड हो ही जाएगा, बचेगा कितना? 5 और शेष कितना बच जाएगा? 5। इस लॉजिक का फायदा क्या है देखना, समझना भी बात। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और इसका रिमाइंडर आपको बताना है। रिमाइंडर थ्योरम में हम पार्ट 1 है, ये टाइप 1 है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये टाइप 1 चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम का। जैसे मैं आपसे कहूं 347 प्लस 511 प्लस 356 को आपको डिवाइड करना है मान लीजिए 12 से और रिमाइंडर बताना है कितना होगा। तो आप ऐसा मत करिए कि जोड़ के फिर करिए, मैं कहता हूँ डायरेक्ट कर दो। यहाँ पर रिमाइंडर बताओ जरा, तो आप कहेंगे सर 12 दूनी 24, 10 बचे 107 हुए, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, उसके बाद 4 वहां से और 7 वहां से, यहाँ से कितना बच जाएगा? 11। कर लीजिएगा कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम हो तो देख लीजिएगा उसे, तरीका आपको पता होना चाहिए। बस 12 से डिवाइड कर लो, 12 चौके 48, कितने बचे यहाँ पर? 3 और 3 के बाद 31, तो 12 दूनी 24 और यहाँ से बच गए 7। और यहाँ से जब आप डिवाइड करोगे तो 12 दूनी 24, कितने बचे? 11, 116 हो गए, ठीक है। और 116 में जब आप 12 भाग देंगे तो 12 अट्ठे 96 और 12 अट्ठे 96 के बाद 12 नंबर कितने होते हैं? कितने होते हैं भाई? 12 नंबर 108, 12 नंबर 108, ठीक है। तो 116 बचा था, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 8। दोबारा चेक कर लीजिएगा, 12 दूनी 24, 11 बचे 116 हुए, 12 नंबर 108 और 8 से बच गया। तो इसके बाद अगर रिमाइंडर की बात करें तो देखो एक बात बताओ, 11 7 18, 18 और 8 कितने हो गए? 11 7 18, 18 और 8 कितने हो जाएगा? 26, 12 दूनी 24, रिमाइंडर कितना बचने वाला है? 2। तो पूरा जोड़ करने की बजाय हम डायरेक्ट भी रिमाइंडर लिख सकते हैं। इसके फायदे हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसके फायदे हैं। जैसे क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिखा 25 26 27 28 प्लस मैंने लिख दिया यहाँ पर 35 और मैंने कहा कि इस पूरी संख्या को आप 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताइए। तो आप कहेंगे सर कि यहाँ से जब 4 से ये डिवाइड होगी तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और ऐसे ही डिवाइड होते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचने वाला है 4 अट्ठे 32, कितना बचेगा यहाँ पर? भाई यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 3 ही तो बचेगा। 4 अट्ठे 32 और 3 बच जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर। तो ऐसे ही जब आप लिखते जाएंगे तो कहाँ तक ये संख्याएं लिखती हो जाएंगी, देखना समझना बात को। या तो आपको जोड़ के लिखना पड़ेगा या डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब करेंगे तो 4 7 28 0 0 ही आएगा। 29 का फिर से 1, 30 के लिए अगर मैं लिखूं यहाँ पे 30 के लिए कितना आएगा? 2 आएगा। 31 के लिए कितना आएगा? 3 आएगा। 32 के लिए फिर कितना आ जाएगा? 0। 33 के लिए कितना आएगा? 1। 34 के लिए कितना आएगा? 2 और 35 के लिए फिर से कितना आ गया? 3। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो 3 और 1 4 कैंसिल, 3 और 1 4 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल और 3 और 1 4 कैंसिल। फाइनल रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो बहुत आसान है, एक बार सीखने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा क्या प्रॉब्लम थी और क्या किस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, इसी रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है। अगर मैंने आपसे कहा 4 की पावर 15 प्लस 4 की पावर 16 प्लस 4 की पावर 17 प्लस 4 की पावर 18 और आपने इस संख्या को भाग दिया है मान लीजिए 4 से और रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या था कि 4 की पावर 15 प्लस 4 की पावर 16 प्लस 4 की पावर 17 प्लस 4 की पावर 18 को यदि 4 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो ये भी बहुत आसान है, देखो कैसे क्या करना है। 4 से जब आप इसे भाग करेंगे तो ऐसे भाग मत करिए, 4 से आप भाग करना है तो एक काम कर लीजिए 4 की पावर 15 इसमें से ले लीजिए कॉमन, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 4 की पावर 0 बचेगी यहाँ पे। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 की पावर 1 यहाँ पर बचेगी, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और फिर यहाँ से आप 4 से रिमाइंडर करना चाहेंगे तो देखो एक बात बताओ, ये तो 4 से कैंसिल हो ही जाएगा क्योंकि 4 की पावर 15 इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 4, ये कितना आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा 64।
अब आप कहेंगे सर 4 से ये तो डिवाइड हो ही जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 1। जोड़ के भी लिख सकते हो। 64 और 16 कितने हो जाएंगे? 80, 80 और 4 84 और 1 85। 85 को आप भाग दे लेना 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना शेष बचा? 1। तो सीधा है, बहुत आसान है रिमाइंडर निकालना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इसमें। ठीक है, अब और क्या फायदे हैं इसके वो समझो। बहुत से फायदे हो जाएंगे इस पूरी रिमाइंडर थ्योरम से, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए। जैसे मैंने आपसे कहा 4 की पावर 297, या किसी की भी पावर ले लो आप, 5 की पावर ले लो, 5 की पावर 297 प्लस 37, यदि इस संख्या को 5 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? अब हमें पता है ये 5 का टर्म है ही, तो ये तो पूरा कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड करके देख लेते हैं 5 7 35, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यही रिमाइंडर थ्योरम होती है, जो कि हमारी बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये टाइप 1 भी क्वेश्चन है। अच्छा, टाइप 2 कर लेते हैं। टाइप 2 में क्या होता है? प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई आ जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ 12 गुणे 11, और मैं इस संख्या को यदि 5 से भाग देना चाहता हूँ तो शेषफल क्या बचेगा? एक बार फर्दर बेसिक से बात करें तो 11 से इसको गुणा कर लो, 11 दूनी 32, 3 बचे, और 11 एकम 11, 11 और 3 कितने हो गए? 14, 5 से डिवाइड करोगे यही बचेंगे सर। 11 दूनी 22, 2 हाथ लगे 2, और 11 एकम 11 और 2, सॉरी देख रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ी सी वीकी है। तो 5 दूनी 10, और 3 बचे वहां से, 5 छक्के 30, इसी तरीके से भाग जाएगा। कितना? 5 एकम 5 दूनी 10, 3 बच गए, 32 हो गए, और 5 छक्के 30, तो रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पे? 2। हमें रिमाइंडर से ही लेना देना होता है। तो देखो इससे अच्छा है, गुणा करने से ज्यादा अच्छा है, जो मैं आपको चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैलकुलेशन तो मैं कर ही लूंगा, उसके लिए आप परेशान मत रहिएगा। 5 दूनी 10, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 2, 5 दूनी 10, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 1। इन दोनों का कर लो मल्टीप्लाई, पिछली बार जोड़ा था, इस बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बचा? 2 बचा, 2 में भाग जा नहीं पाएगा, यही हमारा क्या है? रिमाइंडर। तो आपको गुणा करके लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधे कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको लंबा सा, उसमें बताइए आप रिमाइंडर कितना होगा। क्वेश्चन है आपके पास 15 गुणे 29 गुणे 27, गुणा करके लिखोगे बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। और मैं आपसे कहता हूं कि इस संख्या को मुझे भाग करना है, मान लीजिए 7 से मुझे भाग करना है। अब आप कहेंगे कि सर इस संख्या को पहले गुणा कर लो तब 7 से भाग करो। नहीं, मैं कहता हूं ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप 7 से भाग करिए तो इसमें 1 बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा, और इसमें 7 पे 21, इसमें कितना बचेगा? 6। गुणा कर लेना, रिमाइंडर जो आने वाला है वो 6 आने वाला है। अगर ये बड़ी संख्या आ जाती तो 12 7 से डिवाइड कर देते तो रिमाइंडर आ जाता हमारा। इससे आसान क्या होगा बताइए? ठीक है, तो यही होता है रिमाइंडर थ्योरम। इसके और भी यूजेज हैं जो कि हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से चीजों को, वो समझिए जरा आगे। जैसे मैं आपसे कहूं एक क्वेश्चन और है गुणा पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 अप टू 10। इन संख्याओं का अगर गुणा किया जाए और जो संख्या निकल कर आए उसे यदि हम 3 से भाग करें तो शेषफल क्या मिलेगा? इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा। मैंने जो तरीका बताया उसी से 3 से भाग करना है, 1 से लेके 10 तक, कभी भी 1 से लेके 10 तक का गुणा करके तब रिमाइंडर नहीं बताना है, आपको डायरेक्टली रिमाइंडर बताना है। कितना टाइम हो गई? बचा है अभी? ठीक है, तो आपको इसमें रिमाइंडर भी बताना है। ठीक है, तो रिमाइंडर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना होता है। इसका क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कितना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें नंबर भी डाल दिया कीजिए जिससे हम जब नंबर डाल के क्वेश्चन का आंसर बता सकें। तो ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन में और आपको लास्ट क्लास में, तो अभी क्लास के लास्ट में दूंगा, वो भी उसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो। और बाकी मैंने जो रीजनिंग वाली बात कही है वो ध्यान देना उस बात पर, थोड़ा सा सोचना उस बात को लेकर, क्योंकि वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत जरूरी है वो चीज, है ना। देखिए इस बार मैं क्वेश्चन दोनों मिक्स कर देता हूं, टाइप 1 टाइप 2। क्वेश्चन मेरा इस बार ये है 32 गुणे 37 प्लस 39 को यदि
5 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब देखो एक बात बताओ, बहुत आसान है। आप कहोगे सर इसको भाग दे लो 2 बच गया, इसको भाग दे लो 2 बच गया, यहाँ पे 2 दूनी 4 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे भी भाग दे ही लो, यहाँ पे जब भाग दोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 5 7 35 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 8 को दोबारा 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बच गया सर 3। मुझे नहीं लगता पेन चलाने की जरूरत थी पूरे क्वेश्चन में, तो रिमाइंडर आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाकी प्रैक्टिस में हम इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम पे, किस तरीके से हम रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो ये थी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे चीजों को जो भी रहेंगी। छोटे छोटे सेक्शन में हम पूरी क्लास को बांट के पढ़ रहे हैं, जिससे आपका भी मन लगा रहे और हमें भी क्लास करने का मौका मिले। ठीक है, धीरे धीरे मैं चीजों को बढ़ा रहा हूँ, अभी थोड़ी कम टाइम की क्लास हो रही है, लेकिन आगे चल के मैं 40 मिनट 50 मिनट की क्लास भी चलाएंगे। हो सकता है मंडे या ट्यूसडे से वो क्लास भी चालू हो जाए आपके लिए। चलिए आगे मिलते हैं अगली क्लास में।